मैं योगेश कुमार आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक खास सेशन लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठ के एक ही आंसर के 2 बबल फिल कर देते हैं, जो टाइम से एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर करूँ, कौन सा बाद में कवर करूँ, उनको ये समझ में नहीं आता है कि इस सब्जेक्ट को मैं कितनी गहराई से, कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करूँ, कौन से मॉक टेस्ट लगाऊँ, कौन से मॉक टेस्ट ना लगाऊँ। एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर मार्केट में अवेलेबल हैं, किसको मैं राइट आंसर मानूं, किसको मैं गलत मानूं। जिनको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, क्यों लगाएं, क्या फ़ायदा है मॉक टेस्ट लगाने का, ये सारी चीज़ें आज की सेशन में हम कवर करेंगे। और ये 2 ही टॉपिक में कवर हो जाती है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक मॉक टेस्ट। तो पहले हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्या महत्व है आपकी प्रिपरेशन में और आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप कोई प्रिपरेशन अपने एग्जाम की शुरू करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, पूरा गो थ्रू हो जाओ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पिछले 7-8 साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर। उससे आपको क्या होगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, कितनी गहराई से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, कैसी लैंग्वेज यूज़ होती है एग्जाम में। जब इतना आपको अंदाज़ा हो जाएगा देन आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। जब आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाए, जैसे मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, अब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद एक बार फिर से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे जाओ, वहां से आपको अंदाजा मिलेगा क्या मैंने सही डेप्थ में पढ़ा है, क्या जो रिक्वायर्ड था वो मैंने पढ़ा है। ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आपके उस सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, दोनों का ना रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए दूसरे का, कि हाँ जो एनालिसिस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और जो मेरे नोट्स बने हैं, जो मैंने पढ़ा है इस सब्जेक्ट से, वो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि जिस कंटेक्स्ट में आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे सवाल पूछे गए हैं और जिस कंटेक्स्ट में आपने नोट्स बनाए हैं वो सेम दिखने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आप उतनी ही डेप्थ में पढ़ रहे हो और जो रिक्वायर्ड है वही पढ़ रहे हो। वरना आप बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे जिनका एग्जाम में कोई रोल नहीं है, बट आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ते चले जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम में वो नहीं आने वाला है। इसलिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और आपके नोट्स दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन में होने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर से जब आप गो थ्रू हो जाते हो तो इससे एक बेनिफिट और होता है, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे ना तो आपको क्वेश्चन पेपर का फ्लैशबैक मिलता रहेगा। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड आप अपने सब्जेक्ट में कुछ पढ़ रहे होगे, तो आपको ना फील आएगा कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा है, ये मैंने कहीं क्वेश्चन आया था। अगर ये फ्लैशबैक आ रहा है ना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। आपको ये समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर की क्या डिमांड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो उससे ना आपको कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये पता लग जाता है। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना पाते हो कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करूंगा, फिर कौन सा सब्जेक्ट, फिर कौन सा सब्जेक्ट, फिर कौन सा सब्जेक्ट। जब ये पूरी लिस्ट बन जाती है आप उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हो। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको सबसे पहले करोगे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपके क्वेश्चन पेपर का, आपके सिलेबस का 1 by 1 साइड होता चला जाएगा। फिर कुछ जो आपके नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए ना, वही आपको कवर करने हैं, तो आप स्लोली उनको कवर कर लेना। और ये बात ध्यान रखना कि पहले हमेशा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि छोटा है, इसका कुछ पोर्शन आने वाला है, इसको करके साइड में करते हैं, फिर हम बड़े वाले पाएंगे, फिर उसमें हम उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ऐसे में आप इंपॉर्टेंट जो आपका इनिशियल टाइम है, आपका ब्रेन खाली है, आप उसको नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे ज़्यादा लगा दोगे जो एग्जाम में बहुत कम आने वाला है या शायद आए भी ना। और जब तक आप मेन सब्जेक्ट तक पहुंचोगे तब तक आपका शायद टाइम आ चुका होगा एग्जाम का। तो ये गलती ना करें, सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट और सबसे लेंथी सब्जेक्ट को खत्म करें। फिर कुछ स्टूडेंट्स ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट यूज करते हैं। उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो बच जाता है स्टार्टिंग पार्ट, उसको आपको सिर्फ एज अ सैम्पल पेपर, एज अ मॉक टेस्ट लगाना है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो अपने स्कोर की तरफ देखने लगते हैं, यार मेरा तो स्कोर बहुत कम आ रहा है और ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी में नहीं आ रहा है, तो अभी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और वो स्कोर कितना आ रहा है अपने आप को उससे मेजर करने लगते हैं। नो डाउट स्कोर बहुत मैटर करता है, बट मॉक टेस्ट का रियल पर्पस ये नहीं होता है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। उसका रियल पर्पस होता है कि आप सिमुलेशन मोड में आओ। ठीक है, आप एग्जाम में बैठ के 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आपका एग्जाम होता है,
उस एग्जाम टाइम में, उस ड्यूरेशन में आपको जो जो इमोशंस आने वाले हैं, आपको आपकी जो जो परेशानियां आने वाली हैं, उन सब चीज़ों को आप मॉक टेस्ट में बैठ के स्टिमुलेट करो। ये रियल पर्पस होता है एक मॉक टेस्ट का। आप बैठो घर पे और सेम उसी इन्वायरमेंट में बैठो जैसे एग्जाम हॉल होता है। एक कमरे को बंद कर लो, अंदर बैठो, अपना एग्जाम दो, उसी टाइम ड्यूरेशन में दो, वैसे ही दो जैसे एग्जाम में होता है। बाहर मंदिर की घंटियां भी सुनाई देंगी, कोई आ रहा है रूम में, कोई जा रहा है, सारी आवाजें आएंगी। आपका ध्यान हमेशा सिर्फ पेपर पे होना चाहिए। जब मॉक टेस्ट लगाओगे ये सारा सिमुलेशन होना चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट के, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को आइट्रेशंस नहीं पता होगी, या शायद पता भी होंगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी आइट्रेशन, कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, कितने आपने छोड़ दिए, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपको मॉक टेस्ट लगाते हुए किस पे फोकस करना है, आपकी सिमुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा रियल एग्जाम में आप चीज़ें फेस करने वाले हो, वही सिमुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, आप फोकस करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम है, उसको बढ़ा दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो आपकी होती है वो प्रोबेबिलिटी अबाउट 1/3 या 1/4 होती है। तो अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे हो देन आपका 50-50 चांस है। तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो आपको फोकस करना है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। कम है तो बढ़ाओ, ज़्यादा है तो देखो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कहीं मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ज़रा नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो वो मॉक टेस्ट क्या उसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है जो शायद आपके नोट्स में ना हो, आपको करंट अफेयर मैगजीन में भी ना मिला हो, आपको किसी बुक में भी ना मिला हो। वो जो कंटेंट है उसको, उस कंटेंट को बनाओ, उस कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करो उन मॉक टेस्ट से और अपने नोट्स में वैल्यू ऐड करो। जब आपके नोट्स वैल्यू ऐड हो जाएंगे उससे आपका कंटेंट और नोट्स दोनों बहुत एनहांस हो जाएंगे। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की। और मॉक टेस्ट जब लगा रहे हो तो हमेशा एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों अटेम्प्ट किया, कैसे अटेम्प्ट किया, मार्क्स मिले नहीं मिले, कितने मिले, क्या दिमाग में आया क्या नहीं आया। आपको अपने बारे में पता लग जाएगा कि एग्जाम में मैं कैसे डील कर रहा हूँ क्वेश्चन से। फिर उन चीज़ों को करेक्ट करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। अब रियल एग्जाम में क्या होता है, OMR शीट मिलती है। अब घर में बच्चे कैसे करते हैं कि टिक लगाते हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को, कि ये टिक लगा के सॉल्व कर दिया। यही वो बच्चे होते हैं जो एग्जाम में एक ही आंसर के 2-2 बबल भर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब ये गोला नहीं भरेंगे, ये बबल फिल नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। ये क्या करेंगे, टिक लगा लिया, अब बैठे रहेंगे, अब एक साथ इन 10 को फिल करेंगे। अब उन्होंने सोचा अब 11th-12th क्वेश्चन नहीं आया, 13 से शुरू करते हैं। 13 से क्वेश्चन सॉल्व किया इन्होंने और 20 मान लो 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद इन्होंने बबल फिल करना शुरू किया। अब ये 13th क्वेश्चन का बबल फिल करने लगेंगे तो ये 10th वाले में या 11th वाले में फिल कर देंगे, और फिर जब भर देंगे तब ध्यान आएगा यार शिट, ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन के 2 बबल फिल कर दिए। क्योंकि ना बहुत कॉम्पैक्ट होती है OMR शीट, उसमें आपको कहाँ कहाँ बबल फिल करना है, कहाँ कहाँ बबल फिल करना है, ये जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम हॉल में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वरना बबल फिल करने में दिक्कत हो जाती है। फिर आप वाइटनर यूज़ करते हो कि सर वाइटनर दे दो या ब्लेड दे दो, मैं इसको मिटा दूँ, उसमें बहुत रिस्क है। वाइटनर यूज़ कर सकते हो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। साल 6 महीने तैयारी करते हो, एक बबल फिल करने के चक्कर में आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हो। तो OMR शीट घर पे प्रिंट कर लो, ब्लैक एंड व्हाइट, या शीट लेके आ जाओ, बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं, और उससे प्रैक्टिस करो तो सिमुलेशन एग्जैक्ट वैसे ही हो जाएगा। अब जितने भी आपने मॉक टेस्ट लिए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल कर लो, और जितने उनके आंसर्स हैं उन सभी को एक जगह कंपाइल कर लो। नाउ जो आंसर शीट है आपकी, उन सभी को एक बार देखो कि मैंने किस किस क्वेश्चन में क्या क्या गलती की थी, और एक अलग से अपनी शीट पे ना पूरी गलतियां लिख लो कि मैं किस किस टाइप की गलतियां कर रहा हूँ। वो गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस आपको अगले आने वाले जो मॉक टेस्ट है उनमें करनी है, ठीक है। कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि 50 तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। उसके ऊपर जितना हो जाए बहुत अच्छी बात है, जितना हो जाए उतनी अच्छी बात है। मिनिमम 50 मॉक टेस्ट लगाओ एक पेपर के। अब जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप हमेशा फर्स्ट आइट्रेशन पे पहले जाते हो, फिर सेकंड आइट्रेशन, फिर थर्ड आइट्रेशन। मतलब आप पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें आप 100% श्योर हो
ये गलती मत करना क्वेश्चन करते समय। कुछ लोग ऐसे गलती करते हैं कि वो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 100 तक जाएंगे। वो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे जो वो 100% श्योर हैं, बट वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे जिनमें उनको जो वो 50% श्योर हैं। ये गलती नहीं करनी है। सपोज क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और आपने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, आपके 20 मार्क्स आ गए हैं। नाउ यू आर श्योर कि 20 मार्क्स तो 100% है, कट ऑफ 100 है और अब मुझे सिर्फ 80 मार्क्स चाहिए। बट अगर आप जिसमें 50-50 श्योर हो वो भी आपने फर्स्ट आइटरेशन में सॉल्व कर दिया, देन आपको पता नहीं चलेगा कि कितने मार्क्स आ गए या कितने मार्क्स में स्कोर कर चुका हूं। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड आइटरेशन में आते हैं। जब आप सेकंड आइटरेशन में आते हो तो सेकंड आइटरेशन में वही क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आपने 4 में से एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। उसमें अगर प्रोबेबिलिटी के थ्रू सोचें तो 50% चांस है आपका आंसर राइट होने का। तो ऐसे क्वेश्चन को कम से कम छोड़ना है। और मॉक टेस्ट में हमें इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करनी है कि हमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे डील कैसे करना है, क्योंकि जो आता है वो तो सभी करके आएंगे, जो नहीं आता उसका क्या करना है। इसीलिए मॉक टेस्ट होता है। जब आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करोगे कि जो नहीं आता उसको कैसे डील करना है, तो आपका रियल बेनिफिट है मॉक टेस्ट लगाने का। तो चलो अब हम सेकंड आइटरेशन में थे। जब आपने ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें आप 50% श्योर हो, 50% श्योर नहीं हो, इसमें कोशिश करना कि आप मोर देन 50% क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने सब में 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, 2-2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो कि या तो आंसर ए है या बी है। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उनमें मोर देन 25 या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है आपका आंसर राइट होने की। उससे क्या होगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा ऊपर तक। अब आते हैं थर्ड आइटरेशन में। थर्ड आइटरेशन कौन सी होती है, जहां पे आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं, 3 ऑप्शन में डाउट है आपको। इसमें आपको कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप कट ऑफ फर्स्ट और सेकंड आइटरेशन मिला के आप कट ऑफ के नजदीक पहुंच रहे हो तो आप 1-2 अटेम्प्ट करके देख लेना, बट आई डोंट सजेस्ट। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड आइटरेशन में ही आप कट ऑफ के बहुत ज़्यादा आप कट ऑफ तक पहुंच जाओ। थर्ड आइटरेशन और फोर्थ आइटरेशन वो होती है जिसमें आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए हो, आपको बिल्कुल नहीं आता, नील बटे सन्नाटा ना। उसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 25% चांसेस हैं कि आपका वो राइट होगा। तो फोर्थ आइटरेशन पे मत जाओ। थर्ड आइटरेशन में आपको ये करना है कि अगर आप कट ऑफ तक नहीं पहुंचे हो तो देखो एग्जाम तो क्लियर वैसे भी होने नहीं वाला है, तो कर लो अटेम्प्ट। ठीक है, अगर लग रहा है कि भाई कट ऑफ तक तो गए नहीं, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो कर लो अटेम्प्ट, खाली क्यों छोड़ना है। और अगर पहुंच गए हो, कट ऑफ के बहुत नज़दीक हो, मान लो 100 कट ऑफ है, आप 95, 96 या 98 तक पहुंच गए हो, देन इट्स अ रिस्की गेम। वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के गट फीलिंग आ रही है वही, और ये गट फीलिंग मॉक टेस्ट से आपकी स्ट्रांग होती है। मॉक टेस्ट से आपको ना जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपका जो माइंड है ना, मॉक टेस्ट लगाने से उस सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना सीख जाता है कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है और राइट आंसर कैसे टिक करना है। तो जहाँ पे आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाए, गट फीलिंग आपको कहेगी हाँ भाई यहाँ पे आंसर लगा दो, वहाँ लगा देना। बहुत कम लगाना, बहुत कम अटेम्प्ट करना, ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना, वरना पता चला नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसे आपको थर्ड आइटरेशन अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद अगर एग्जाम क्लियर हुआ है तो हो जाएगा, नहीं हुआ है तो फिर कुछ भी कर लो। तो ऐसे आपको अपनी आइटरेशंस पे ध्यान देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर का महत्व है, क्या मॉक टेस्ट का महत्व है, और कैसे हम अपने एग्ज़ाम को, अपने जो एग्ज़ाम हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, उस अटेम्प्ट को, वो 2, ढाई, 3 घंटे का ड्यूरेशन जो है, हम उसमें कैसे अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं आज के सेशन में ये सारी चीज़ें लेके आया जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके एग्ज़ाम में। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, आपके स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, सिमुलेशन नहीं हो रहा है, आप OMR शीट अटेम्प्ट करने में दिक्कत कर रहे हो, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3 में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर स्टिल आपको लगता है कि उससे सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें शॉर्ट बैच होता है जो NDA, CDS, FCAT के लिए है, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप एक बार में क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं कंपटीशन की तैयारी के लिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी साल भर की जो मेहनत है उसका रिवीजन का क्विक सोर्स होते हैं नोट्स। तो वो कैसे बनाएं और कब बनाएं, कब पढ़ें कब ना पढ़ें, उसके बारे में हम डिटेल में अगले सेशन में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।